हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। सो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का सैम्पल पेपर 2। यह क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 2 -1 -4 -7 इज -40। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको जो है सबसे पहले किसका वैल्यू दे दिया है? ए का वैल्यू। ए का वैल्यू जो है वो 2 है। तो आप लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 2। डी का वैल्यू आपको दे दिया है। डी का वैल्यू निकालने के लिए आप सबको फॉर्मूला पता होगा। डी इक्वल्स टू होता है ए टू माइनस का ए वन। सो -1 और -2 करोगे आप तो माइनस का 3 होगा। और ए एन दे दिया है कितना? ए एन जो है आपका वो है माइनस का 40। ए एन के लिए आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू माइनस का 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 40। अब इस 2 को आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। सो एन माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल्स टू माइनस का 42। एक ही बार में लिख दिया, 3 से 14 बार में। सो एन का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 14 + 1 दैट इज 15, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। करा इफ सेमी सर्कल इज रोल्ड अलोंग इट्स डायमीटर देन द फिगर फॉर्म इज। अब देखिए एक सेमी सर्कल है, सपोज कीजिए इसका डायमीटर है। सेमी सर्कल कुछ इस टाइप से आप बनाइए। आप इसको ऐसे रोल करोगे डायमीटर के से, ऐसे अगर रोल करोगे तो ये क्या बनेगा? एक कोन की तरह दिखेगा आपको, कोनिकल शेप बनेगा। आप रोल करके प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। ये जो है एक कोन का शेप बनेगा। सो आपका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। ठीक है, सिलेंडर नहीं बनेगा, ना ही स्क्वायर बनेगा, नॉन ऑफ दिस तो बनेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कुछ स्टेप से है। कह रहा था एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज। अब बच्चों ये देखिए इसका जो रेडियस है वो 31 है, ये 31 है। और ये जो आप गैप देख रहे हैं ये 4.5 है। ठीक है, ये कितना है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4.5 इतना है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका ये जो पार्ट शेडेड है, ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट शेडेड है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका एरिया कितना होगा। सो बच्चों देखो, अगर ये पूरे बड़े वाले सर्कल लार्जर सर्कल का अगर मैं रेडियस लूँ, आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 31 + 4 35। सो 35.5 होगा। स्मॉलर सर्कल का आर जो है रेडियस वो दे दिया आपको 31। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे? बड़े सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है। सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, इससे जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आता है 940.5, जो आपका ऑप्शन ए में अवेलेबल है। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिएगा। ठीक है, आप कहोगे सर कैसे करके दिखा दो इजी तरीका से। तो इजी अगर आप करना चाहो तो पाई का वैल्यू जो है आप पुट कर दीजिए 22/7। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा? तो 35.5 इसका स्क्वायर और -31 का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आप लगा देना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। करा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इच। अब देखिए क्या निकालना है हमें। कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, दो पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। अब देखिए दो टेंजेंट पैरेलल होगा तब ये कुछ इस टाइप से, ये देखिए ये टेंजेंट और ये पैरेलल हो सकता है। तो इस दोनों का बीच का डिस्टेंस रेडियस कितना दिया है? 7। ये पूरा कितना होगा बच्चों? डायमीटर हो जाएगा जो 14 होगा। कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। तो जो आपका ऑप्शन सी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री देन cos 3 थीटा माइनस 2 cos 4 थीटा बाई sin 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू कितना है? 15 डिग्री। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आएगा cos 3 15 जा 45। सो cos 45 माइनस 2 cos 4 इंटू 15 मतलब 60 डिग्री। सिमिलरली नीचे sin 45 प्लस 2 cos 60 डिग्री। अब आप सबको पता होगा cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 माइनस 2 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2। नीचे 1/√2 sin 45 का वैल्यू प्लस 2 इंटू 1/2।
तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। अब हमारा लेफ्ट क्या बचा, तो 1 में √2 माइनस का 1, तो 1 में √2 माइनस 1, और नीचे 1 में √2 प्लस का 1। अब 1/1 लिख सकते हो। अब देखिए आप एलसीएम लोगे तो √2 आएगा, तो 1 माइनस का √2/√2 होगा, और नीचे 1 प्लस का √2/√2, √2 से √2 कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आया, 1 माइनस का √2/1 प्लस का √2। आप चेक कीजिए ये कौन सा ऑप्शन में है। तो 1 माइनस का √2/1 प्लस का √2, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, तो डी, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है HCF ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड देयर LCM इज 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 देन द अदर नंबर इज। आप सबको पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होता है वो इक्वल होता है किसके, HCF इंटू LCM के। तो एक नंबर 161 है तो दूसरा x मान लेता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू 23 HCF इंटू LCM 1449। अब किसका वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू होगा 23 इंटू 1449/161। क्लियर है, 23 7 जा होता है 161, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, 0 7 7 जा, तो 207 जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, right angle at C, if tan A equals to 1 then the value of 2 sin A into cos A equals to what। अब देखिए बहुत आसान है, इसमें अगर आप फिगर नहीं भी बनाना चाहो तो हो जाएगा। कहोगे सर कैसे, तो देखो tan A का वैल्यू कितना है, 1 है। सो tan A का वैल्यू 1 है, और 1 कहाँ होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, कंपेयर कर दोगे तो A का वैल्यू आपको पता चलेगा कितना, 45 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, 2 sin A इंटू कॉस ए, तो 2 sin 45 इंटू कॉस 45, 2 sin 45, 2 इंटू साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 45, ये भी 1/√2। सो देखिए √2 होगा जो इससे कट जाएगा, तो क्या बचा 1, जो आपका ऑप्शन बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इन ट्राइंगल ADE सिमिलर है ACB के, एंगल DEC इक्वल्स टू 105। अब देखिए नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले, ABCDE ये रहा। अब इसमें क्या बोला, एंगल DEC 105 है, ध्यान से देखिए DEC जो 105 है, मतलब ये एंगल आपको 105 दे दिया। क्लियर, उसके बाद ECB 65 है, EC और B ये आपको दे दिया कितना 65। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू आपको निकालना है। x आई थिंक यहां पर था बच्चों, क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं। सो बच्चों मैंने देख लिया यही क्वेश्चन है, यहाँ पर x ही है। तो अब एक चीज ध्यान से देखना है आप लोगों को, अगर ये 105 डिग्री है तो ये कितना होगा, आप कहोगे सर 75 डिग्री, ये एंगल कितना 75 डिग्री। क्लियर, अच्छा अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एंगल ई जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए था, एंगल बी के। तो एंगल ई हमने कितना निकाला 75, एंगल बी भी हो जाएगा आपका 75। क्लियर है, अच्छा अब देखिए ट्राइंगल ABC में ये एंगल आपको मिल गया 65, ये एंगल मिल गया 75, एंगल ए नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। तो एंगल ए इक्वल्स टू आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी। सो ए हमने x लिया है तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 65 प्लस का 75। अब इस दोनों का आप ऐड करोगे तो 140 आएगा। सो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो कितना आया बच्चों 40 डिग्री, जो आपके ऑप्शन डी में अवेलेबल है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कह रहा इफ 2x² प्लस bx प्लस 8 इक्वल्स टू 0 टू हैव नॉन रियल रूट्स देन द इंटरवल ऑफ b इज, नॉन रियल रूट्स है
तो नॉन रियल रूट्स में क्या होता है बच्चों, डी का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होता है, यही डी का वैल्यू, सॉरी डी का वैल्यू लेस देन 0 होता है। तो डी का वैल्यू निकालो, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। सो बी देखिए हमारा बी ही है यहाँ भी, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8 लेस देन 0। सो बी स्क्वायर माइनस 64 इज लेस देन 0। क्लियर? अच्छा, सो देखिए बी स्क्वायर जो है वो क्या होगा, लेस देन कितना 64। तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 8, देख रहे हो आप, प्लस माइनस 8। ये बी का वैल्यू अगर सिर्फ निकाले तो 64 पर रूट हो जाएगा, जो प्लस माइनस 8 हो जाएगा। क्लियर? सो बी का वैल्यू प्लस माइनस 8 से छोटा होना चाहिए, माइनस 8 भी नहीं होना चाहिए, प्लस 8 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो आपका जो आंसर है, तो बच्चों यहाँ दो ऑप्शन एक जैसा ही लिखा गया है। एक्चुअली ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है और बी भी ऐसा ही लिखा गया, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। There are two numbers are in the ratio 15:11. If their HCF is 13, then the number will be। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है कि अगर रेशियो में गिवन है तो एक नंबर हो जाएगा आपका 15x और दूसरा हो जाएगा 11x, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x, तो यही HCF होगा। तो x इक्वल टू कितना होना चाहिए, फिर 13 होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर क्या होगा 15 इंटू 13 और दूसरा 11 इंटू 13। सो 11 इंटू 13 होता है 143, 15 इंटू 13 होता है 15 3 जा 45, 15 और 4 19। सो 195 और 143 जो आपके ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5, देन द वैल्यू ऑफ A18 माइनस A13 इज। अब A18 को लिखोगे बच्चों A प्लस का 17D माइनस A13 को लिखोगे A प्लस का 12D। क्लियर? अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको। सो A प्लस का 17D माइनस A माइनस का 12D। सो प्लस A माइनस से कैंसिल, 17 माइनस 12 मीन्स 5D। अब D का वैल्यू आप पुट कर दो, कितना 5, तो 5 इंटू 5 कितना हुआ बच्चों 25। यही आपका आंसर है जो ऑप्शन सी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करा, इफ द पॉइंट P K, 0 divide the line segment joining the points A 2, minus 2 and B minus 7, 4 in the ratio 1:2, then the value of K is। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, P K, 0 इज इक्वल्स टू, ये है आपका x1 x2 ये आपका x1 y1 ये x2 y2 ये M1 और ये M2। तो देखिए हमारा फार्मूला होता है M2 x1, तो M2 2 है इंटू x1 है हमारा 2 प्लस दूसरा होता है M1 x2, तो M1 है हमारा बच्चों 1 इंटू x2 की बात करें तो माइनस का 7 डिवाइडेड बाई माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट M1 M2 y1, सो M2 है हमारा 2 इंटू y1 माइनस का 2 प्लस 1 इंटू y1 माइनस का 2। और y कोऑर्डिनेट की तो वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं है, k का वैल्यू निकालना है ना, तो y को छोड़ो, गोली मारो, y कोऑर्डिनेट की कोई ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ x कोऑर्डिनेट सॉल्व करना है। 2 2 जा 4 माइनस का 7 बाई 3, सो 4 माइनस 7 बच्चों माइनस का 3 बाई 3 डिवाइड करो कितना है -1। सो एक्स एक्सिस कितना है -1, यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है k, तो k का वैल्यू कितना आया -1 जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह सपोज द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 20, इफ वी ऐड 5 इन ईच ऑब्जर्वेशन देन न्यू मीन इज। सो देखिए 10 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 20, तो टोटल सम कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल सम कितना होगा, तो टोटल सम हो जाएगा आपका
20 into 10 that is 200. क्लियर। कह रहा इफ यू एड 5 इन ईच ऑब्जर्वेशन, आप ईच ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड करेंगे तो 10 ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल कितने ऐड हो गया, 10 5 जा 50। क्लियर, ये ऐड कर दीजिए तो 250 हो गया टोटल सम कितने के, 10 के। अब मीन निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो करिए, कितना बचा 25, जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा गायत्री वॉज मेकिंग अ मैथमेटिकल मॉडल इन विच सी प्लेस 4 क्यूब ईच ऑफ एज 20 सेंटीमीटर वन अबव द अनदर, देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब इज। अब देखिए एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब आप रखते जाओगे कुछ इस टाइप से, एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हाइट सिर्फ बढ़ेगा, ठीक है ना, हाइट जो है हमारा वो बढ़ता जाएगा, बाकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो सेम ही रहेगा। तो देखिए हमारा लेंथ जो है वो 20 हो जाएगा, ब्रेथ ये भी 20 और हाइट कितना हो जाएगा 24 जा 80। क्लियर। तो आपको सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया ऑफ डिवाइड होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस का HL। क्लियर। तो देखिए 2 इंटू LB की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 इंटू 20 400 हो गया, प्लस बेस इंटू हाइट, सो 80 इंटू 20 1600, प्लस उसके बाद हाइट इंटू लेंथ ये भी 1600, सो 2 इंटू 1600 प्लस 1600 कितना हो गया बच्चों 32 प्लस 4 3600, सो 3600 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करा सॉलिड बॉल इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए, द वॉल्यूम ऑफ बॉल इज। अब देखिए एक सॉलिड बॉल जो है एग्जैक्टली फिट है इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए है, तो क्यूबिकल बॉक्स का क्या होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है क्यूबिकल बॉक्स का ए क्यूब। ठीक है। अच्छा अब देखिए अब हम चलते हैं, अगर एग्जैक्ट फिट है वो तो क्यूब का जो एज होगा वो डायमीटर हो जाएगा किसका, तो उस बॉल का, सॉलिड बॉल जो स्फीयर शेप में होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, तो आपका होगा सर a अपॉन में 2 होगा। अच्छा अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्या है हमारा a अपॉन में 2 इसका क्यूब, सो बच्चों क्या होगा 4/3 पाई इंटू ए क्यूब बाई 8, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, सो कितना आया तो 1/6 पाई ए क्यूब। क्लियर, जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी इसमें से कौन सा मेजर है। तो बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू जो आपका जो डाटा दिया है उसी के बीच का आए। सेंटर का मतलब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब उसी के बीच का एक कोई वैल्यू आए। ठीक है। सो इसमें से आप ध्यान से देखोगे तो मीन मोड मीडियन ये 3 चीज़ है जिसको हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड एंड मीडियन। आप ये जब फाइंड आउट करते हो तो आप ध्यान से देखना आपका जो डाटा गिवन होगा उसी के बीच का ये वैल्यू आता है। ठीक है ना, तो इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा राइट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस के वाई इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर नॉट इक्वल्स था। अच्छा तो देखिए a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, b1/b2 के। अब यहाँ देखिए 1/2 नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, k/-1 के, k/-1। ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k नॉट इक्वल्स टू -1/2। क्लियर, जो आपका ऑप्शन सी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 The parallelogram has vertex 1 4 Q 7 11 R A 4 and S 1, -3 then the value of A is। अब देखिए पैरेललोग्राम
कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। ये हमारा पी क्यू, ये आर और ये एस। अब पैरेललोग्राम का जो हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। क्लियर, लेट इट बी ओ। अब सबका दे दिया है आपको, यहाँ पर पी दिया है 1,4, क्यू आपको दे दिया है 7,11। ठीक है, आर की बात करें तो A,4 और एस की बात करें तो 1,-3, 1,-3। तो ओ का कोऑर्डिनेट निकालोगे आप। ओ का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें डायगोनल पी आर को लेकर के, तो क्या होगा, मिड पॉइंट है तो A+1/2 होगा, और दूसरा 4+4/2, सो 8/2। सिमिलरली अगर मैं एस क्यू को लेकर के या क्यू एस को लेकर के ओ का कोऑर्डिनेट निकालूं, ये होगा आपका 7+1, 8/2, और दूसरा 11-3, ये भी 8/2। क्लियर। तो देखिए ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट है, ध्यान से देखना है आपको। ये दोनों जो है एक्स कोऑर्डिनेट है, किसका, ओ का। इक्वल होना चाहिए भाई, तो A+1/2 जो है इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, ए का वैल्यू कितना होगा, 8-1, दैट इज 7। तो ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एजर्सन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। कह रहा है ऑल रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड सच एज इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर एटसेट्रा आर सिमिलर रीजन। टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर corresponding angles equal and length of corresponding sides are proportional। बिल्कुल सही है, एजर्सन और रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन ए जो है आपका तो सही आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, करा मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन इन द रेशियो 1:1। बिल्कुल सही। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये भी सही है। दोनों तो सही है बच्चों, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। सो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आया समझ में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। से पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लिखना होगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये आपको दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए डिवाइडेड इनटू, सॉरी डिवाइडेड नहीं है, इनटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब आपको करना क्या है, कॉसेक को आप लिख सकते हो 1 में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में 1, इंटू सेक ए को लिख सकते हो आप 1/cos ए और माइनस cos A/1। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो साइन ए हमारा आएगा LCM, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ भी आप LCM लोगे तो cos A आएगा LCM, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आप सबको एक आइडेंटिटी पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, सो कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, सो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब आपको सिंप्लीफाई कर देना है, साइन ए से स्क्वायर कट जाएगा, कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो बचा क्या बच्चों, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर। ओके, नाउ RHS। सो RHS था आपका 1/10A प्लस कॉट ए, तो 10A को आप लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिखा जा सकता है कॉस ए बाय साइन ए। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब इसको क्या करना है, 1 को एज इट इज लिखिए और यहाँ पर LCM ले लोगे तो साइन ए इंटू कॉस ए LCM आ जाएगा, साइन ए और कॉस ए आपका LCM आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप सबको पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 होता है, सो आप इसे लिख सकते हैं 1/1 इंटू हमारा LCM जो था साइन ए इंटू कॉस ए, उसको हमने लिख दिया, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसी को मैं कह रहा था आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है हमारा क्या होता है, 1 होता है। इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो हमारा ये भी सॉल्व करके क्या आया, साइन ए
कॉस ए, तो हम लिख सकते हैं लास्टली हेंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू कॉस थीटा देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू साइन थीटा। सो देखिए आपको गिवन क्या है, तो गिवन दे दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू कॉस थीटा। अब क्या करना है, ये जो cos थीटा आप देख रहे हैं इसको हम लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड ले जाने वाले हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू होगा रूट टू कॉस थीटा माइनस क्या कॉस थीटा। क्लियर नाउ, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अगर आप कॉमन निकाल दोगे तो बचेगा रूट टू माइनस का 1। क्लियर। अब हमें देखिए प्रूफ क्या करना था, रूट टू की ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट टू प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे रैशनलाइज करते थे ना वैसे ही यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो दोनों तरफ रूट टू प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो रूट टू प्लस 1 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा को एज इट इज लिखना है, ब्रैकेट में रूट टू माइनस 1 इंटू रूट टू प्लस का 1। क्लियर। अब देखिए रूट टू प्लस 1 रूट टू प्लस का 1 इंटू साइन थीटा, राइट हैंड साइड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों। सो कॉस थीटा रूट टू का स्क्वायर 2 होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्लियर। नाउ रूट टू प्लस 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, कॉस थीटा, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो रूट टू साइन थीटा प्लस का साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या, कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारा बनेगा रूट टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर। यही हमें प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 क्या रहा है, इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। क्लियर। एंगल दे दिया, ये एंगल 80 डिग्री है, ये आपका 60 और ये कितना 40 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप सबको पता होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर। ओके, सो थीटा बाय 360, तो पहला हमारा थीटा 80 है, सो 80 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन होगा, तो ये हम थीटा बाय 360, ठीक है, ये अलग अलग लिख लेते हैं, प्लस दूसरा 40 बाय 360 होगा बच्चों, तीसरा 60 बाय 360 होगा। क्लियर। और पाई आर स्क्वायर जो है उस सब के लिए कॉमन रहेगा। अब सबको अगर आप प्लस कर लेते हो तो 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 80 180, सो 180 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस सेम है तो हम ऐसा कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर तो 22 बाय 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 180 2 बार में और 2 से 11 बार में। तो आपका आंसर कितना आएगा, 11 7 जा 77। यही आपका आंसर है। क्लियर। आप चाहो तो फिर इसको और अच्छे से लिख सकते हो, गिवन दैट थीटा 1 इक्वल्स टू 80 डिग्री, थीटा 2 60 डिग्री, थीटा 3 जो है 40 डिग्री। ठीक है, जितना है आप इसे थोड़ा सा लंबा खींच सकते थे चाहो तो। मैंने सिर्फ आपको आंसर शॉर्ट में बता दिया है एक ही पेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल ए सी। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन है हमारा डी ई, ये पैरेलल है किसके, ए सी के, मतलब इस वाले लाइन के। क्लियर। तो अगर ये लाइन पैरेलल है अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अगर आप बीपीटी लगा दोगे तो क्या बनेगा, बी डी बाई डी ए इज इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी। क्यों, बाई बीपीटी।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे बोला DC पैरेलल है AP के। DC ध्यान से देखना है आपको कि DC कहाँ है। तो देखिए DC ये रहा, ये वाली लाइन जो रेड कलर से हमने, DC पैरेलल है AP के, ये वाली लाइन है AP आपका। सो आप लिख देना यहाँ पर DC पैरेलल AP। सो देयरफॉर BD बाय DA इज इक्वल्स टू BC बाय CP, ये भी बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बच्चों इसको अगर इक्वेशन 1 मान लिया जाए और इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए तो दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या होगा। अब आपको क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे। तो कंपेयर करेंगे तो देखो लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लेफ्ट BD बाई DA और यहाँ भी BD बाई DA, तो लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है तो राइट जो है वो राइट के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, ओके। सो आप इसको लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा आएगा BE बाई EC इज इक्वल्स टू BC बाई CP। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का एक और पार्ट है, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एंड DEF एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल F इक्वल्स टू एंगल C एंड AB इक्वल्स टू 3DE, देन शो दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर जो गिवन है, अगर हम लिख दें गिवन दैट एंगल B जो है E के इक्वल है और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है, ठीक है। तो इस दोनों से ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। आप सबने पढ़ा होगा कि किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो सिमिलर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ध्यान से कि AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DE। तो AB एंड DE आर करस्पॉन्डिंग साइड, corresponding side. So for congruent AB must be equals to AB must be equal to DE। आपको पता है करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल होगा उसके बाद ही कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। बट गिवन दैट दिया क्या है आपको कि AB इज इक्वल्स टू 3DE, हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF but ABC बट नो कॉन्ग्रुएंट, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं बट नो कॉन्ग्रुएंट, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट नो कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 24। In the given figure, PA is the tangent from an external point P to a circle with center O. So बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये एंगल आपको POP दे दिया 125 डिग्री। तो ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, 180 डिग्री होगा या स्ट्रेट एंगल भी आप कह सकते हो, है ना। सो आप क्या लिखोगे कि एंगल POB ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लस एंगल POB लिख लिया, POA, ये दोनों मिलके कितने होंगे बच्चों 180 डिग्री। सो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा एंगल POA का। सो PAO इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस POB का वैल्यू आपको दिया है 125।
माइनस कर लेंगे तो 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5, सो 55 डिग्री आपको वैल्यू पता चल गया, ये 55 है। ठीक है, अच्छा अब ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि रेडियस जो होता है ओ परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये देखो रेडियस है ओ ए, और ये आपका ए जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। अब ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ए पी ओ, इन ट्राइंगल ए पी ओ, तो आपको लिखना है इन ट्राइंगल ए पी ओ। अब ए पी ओ ट्राइंगल में अगर आप लोगे तो एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी ए ओ प्लस ए ओ पी, ए ओ पी, ए ओ पी प्लस एंगल ए पी ओ, ए पी ओ इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब देखिए ए पी ओ का वैल्यू हमें निकालना है, तो ए पी ओ रहने दीजिए, पी ए ओ, तो पी ए ओ का वैल्यू पता चल गया आपको 90 डिग्री। ठीक है, ए ओ पी का भी वैल्यू पता चल गया है कितना, 55 डिग्री, प्लस एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 55 आप करते हो तो 145 हो जाएगा। माइनस कीजिए 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, सो 35 डिग्री आएगा। यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। अच्छा अब देखिए किसी क्लास के स्टूडेंट और एक रो बना के खड़ा होने वाले हैं। ठीक है, इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, यदि 4 बच्चा एक्स्ट्रा हो जाए हर एक रो में, देयर वुड बी 2 रोज लेस, तो 2 कम रो बनते हैं। क्लियर? इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, अगर 4 स्टूडेंट कम कर देते हैं हर एक रो में, देयर वुड बी 4 रोज मोर देन, तो 4 रो और ज़्यादा हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कितने हैं। तो सबसे पहले इसमें करना क्या पड़ेगा आपको कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो ये लेट करना पड़ेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है आपको? तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ रो बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज आप लिख सकते हो बी एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट in each row is equals to y। तो बच्चों आप देखो नंबर ऑफ रो पता चल गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो पता चल गया, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू होगा एक्स वाई। अच्छा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, सबसे पहला क्या था कि 2 स्टूडेंट कम कर देंगे, तो दो रोज कम हो जाते हैं कब, जब 4 स्टूडेंट ज़्यादा हो। तो पहले y है, y में +4 कर देंगे, ये किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल स्टूडेंट मीन्स एक्स वाई के। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, x को y से करोगे तो एक्स वाई, +4 को x से करोगे तो 4x, -2 को y से करना है तो -2y, और 4 2 8, सो माइनस का 8 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। सो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आप लिख सकते हैं इसको 4x माइनस का 2y इक्वल्स टू 8। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन क्या था कि वुड बी 4 रोज मोर, 4 रो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 4 रो क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो x में 4 प्लस कर दीजिए। स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, तो स्टूडेंट को 4 कम करना पड़ता है, तो y माइनस का 4 कीजिए,
कितना स्टूडेंट होना चाहिए टोटल, एक्स वाई। अब अगेन मल्टीप्लाई करना है, एक्स को आप वाई माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 को एक्स वाई माइनस 4 से, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पर नेक्स्ट स्टेप। तो एक्स को वाई से करेंगे तो एक्स वाई माइनस का 4x माइनस का 4x लिख लिया हमने। फिर 4 से y को करेंगे तो प्लस का 4y और माइनस का 16 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अब एक्स वाई से एक्स वाई आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। सो बचा हमारे पास क्या, तो माइनस 16 4x और 4y को हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। सो माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4x माइनस का 4y। अब देखो यहाँ से माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4 कॉमन निकाल लेना है, तो x माइनस का y, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। सो आपका सेकेंड इक्वेशन बना x माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 4x है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में x है, इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा आपका 4x माइनस का 4y। ये हम सॉल्व नहीं करते यहाँ पर इस जगह पे तो भी सेम आता है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत थी भी नहीं, हमने जो कॉमन लिया है वो कॉमन नहीं लेते तो सही था। दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 8। दोनों को माइनस करना है, सो माइनस प्लस माइनस, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। सो माइनस 2 से 24 को 12 बार में, तो y का वैल्यू कितना आया बच्चों 12। y का वैल्यू पता चल गया आपको 12। तो y क्या था हमारा y जो है वो था नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। सो ये पता चल गया। अब x का वैल्यू आपको पता करना है तो बहुत आसान है, 4x माइनस का 2y, तो 2 इंटू 12 इक्वल्स टू इक्वेशन था 8। सो 4x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 12 टू जा 24। सो 4x इज इक्वल्स टू 32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। सो x का वैल्यू कितना आपको हो गया सर 8 आया, क्लियर। सो 8 जो था ये क्या है हमारा, आप पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर पता करना हो आपको तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो मल्टीप्लाई कर दो, तो y का वैल्यू 12, x का वैल्यू 8। सो 12 8 जा 96, इतने ही बच्चे थे टोटल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा आ गया सेक्शन सी, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 26 क्या रहा है आपका, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली देन विच टर्म ऑफ एपी इज 0। सो देखिए थर्ड टर्म आपको 4 दिया है, मतलब A3 जो है वो क्या है 4। A3 को लिख सकते हैं हम a प्लस का 2d। सो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 9th टर्म कितना -8, सो A9 इक्वल्स टू कितना माइनस का 8। A9 को आप लिख सकते हो a प्लस का 8d इज इक्वल्स टू माइनस का 8, यह है इक्वेशन नंबर 2। अगेन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए साइड में कर रहे हैं, a प्लस का 2d जो है वो हमारा 4 है और a प्लस का 8d जो है वो हमारा माइनस का 8 है। साइन चेंज करने माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस का 6d इज इक्वल्स टू 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो d का वैल्यू कितना आया माइनस का 2। d का वैल्यू क्या माइनस का 2। अब d का वैल्यू जो है वो आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो a का वैल्यू आएगा। सो हमारा इक्वेशन क्या था, a प्लस का 2d इज इक्वल टू कितना 4। अब d का वैल्यू हमने माइनस का 2 निकाला है, सो a प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू 4। तो a इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों 4, और ये -4 है, साइड चेंज कर देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, मतलब 8। a का वैल्यू आपको पता चल गया 8 और d का वैल्यू पता चल गया माइनस का 2। अब कह रहा था कौन सा टर्म 0 होगा, तो an हम ले लेते हैं, लेट इट बी लास्ट टर्म। सो an इक्वल्स टू 0।
ए एन को हम लिखेंगे बच्चों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा, इज इक्वल्स टू 0। ए का वैल्यू 8 प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। सो 8 माइनस 2 को एन से करोगे आप मल्टीप्लाई तो माइनस का 2n और प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। 8 प्लस 2 बच्चों 10, सो 10 इज इक्वल्स टू माइनस 2n को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का 2n, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो n का वैल्यू क्या आया बच्चों 5। सो इसका फिफ्थ टर्म जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1/2 एंड द एथ टर्म इज 17/6। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्थ टर्म एंड 50th टर्म। बहुत आसान। सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म दे दिया है, मतलब ए का वैल्यू गिवन है, ए इक्वल्स टू कितना 1/2। उसके बाद बोला एट्थ टर्म मीन्स ए 8 आपको दे दिया है 17/6। अब ए 8 को बच्चों लिख सकते हैं ए प्लस 7d। सो ए प्लस 7d का वैल्यू होगा 17/6। ए का वैल्यू आपको पता है 1/2, सो 1/2 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 17/6। सो 7d इज इक्वल्स टू 17/6 माइनस का 1/2। अब आप एलसीएम लोगे 2 और 6 का, तो एलसीएम जो है आपका क्या आएगा, एलसीएम 6 ही आएगा, ठीक है ना। सो चलिए 7d इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लिए तो 6 आया, 17 माइनस 2 के टेबल में 6 3 बार में, सो 17 माइनस 3 दैट इज 14, 14/6। ये किसका वैल्यू है बच्चों 7d का। नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो आपका d का वैल्यू आया 1/3। अब हमें रेशियो निकालना था किस चीज़ का, तो हमें रेशियो निकालना था A8 और A50 का। सो A8 बाई A50, A8 एक बार देख लेते क्वेश्चन, फोर्थ टर्म था, 8 नहीं सॉरी A4। सो A4 अपॉन में A50, A4 को लिखोगे A प्लस का 3d और A50 को आप लिख सकते हो A प्लस का 49d। क्लियर है बच्चों? ए का वैल्यू 1/2 प्लस 3d, सो 3 इंटू 1/3। नीचे की बात करें तो a प्लस 49 इंटू 1/3। अब आपको करना क्या है, सो 1/2 प्लस 1, 1/2 और 1 को ऐड करोगे आप तो ऐड करके आएगा 3/2 और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिए 1/2 प्लस 49/3। सो इसको आप ऐड कर दोगे तो ये आएगा 101/6। अब ये बच्चों डिवाइड के फॉर्म में, इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आप लिखोगे तो 3/2 इंटू 6 अपॉन में आएगा 101। सो नाउ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो आप आया 9/101। इसी को रेशियो में लिखोगे तो 9/101, यही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब देखिए इक्वल रूट के लिए आप सबको पता है डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो सबसे पहले यहाँ पर ए का वैल्यू पता करें तो ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर आपको गिवन है k माइनस का 12। बी की बात करें, ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो आपको गिवन है 2 इंटू के माइनस का 12। सी की बात करें तो सी जो है हमारा वो 2 है। अब हमें क्या निकालना है डी। अब डी के लिए फॉर्मूला आप सबको याद होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। सो बी आपका 2k माइनस का 24, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2k माइनस का 24 इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac। सो 4 इंटू ए का वैल्यू k माइनस का 12 इंटू सी की बात करें तो 2 इक्वल्स टू 0। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा 2k माइनस 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू के माइनस का 12 इंटू 2। सो 4 2 जा बच्चों पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8 कर लेते हैं। सो 8 इंटू के माइनस 12, तो 2k माइनस 24 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 इंटू के माइनस का 12। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ से देखिए 2k माइनस 24 से 2 को हम कॉमन निकाल ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, जो कॉमन निकलेगा उसका भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर बच्चा क्या ब्रैकेट में, तो 2k था तो k माइनस का 12 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू के माइनस का 12। क्लियर है?
तो k माइनस 12 होल स्क्वायर से k माइनस 12 कट जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, सो 4 इंटू के माइनस का 12 इज इक्वल टू 8। नाउ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो k माइनस 12 इज इक्वल टू 2। तो k का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 2 प्लस का 12 दैट इज 14। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को? आई थिंक नो। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इसको आप अगर सॉल्व करते तो k का एक और वैल्यू आता, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको जो है आप सॉल्व कर लेते तो एक और इक्वेशन आ सकता था आपका। ठीक है ना? और आप कहोगे सर कैसे? तो देखो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या कॉमन लेने से फिर से एक और इक्वेशन k का एक और वैल्यू आएगा। तो देखते हैं, हमारा जो इक्वेशन था वो था 4 इंटू के माइनस 12, 4 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के माइनस 12 इंटू 2। क्लियर? यही था, इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से अगर मैं के माइनस 12 को कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचता? 4 इंटू के माइनस का 12, और यहाँ पर क्या बचता? माइनस का 4 टू जाएगी। बात आ रही है समझ में? इक्वल्स टू 0। तो देखिए के माइनस 12 इक्वल्स टू 0 करोगे आप तो के का वैल्यू कितना? 12, एक वैल्यू 12 आएगा और दूसरा वही 14 आएगा जो हमने आपको निकाल के दिखाया। जैसे देखिए यहाँ पर 4 के माइनस का 12 4 जा 48 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। सो 4 के इक्वल्स टू कितना? 56, 4 1 जा 4, 14 4 जा 56। सो के का वैल्यू कितना? 14। क्लियर? तो ये के का दो वैल्यू आएगा, यही दोनों आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 50 देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ओके, अल्फा एंड बीटा जो है बच्चों वो क्या है? दो जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो आप सॉल्व करोगे इसको, इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, मिडिल वाले को ब्रेक कीजिए। सो 5 3 जा 15 और 5 माइनस 3 करोगे आपको 2 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन आएगा बच्चों, x माइनस का 5 प्लस का 3 कॉमन ले लो तो x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, तो x का एक वैल्यू आएगा आपको 5। क्लियर? दूसरा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस का 3। क्लियर? बात आ रही है आप लोगों को समझ में? तो एक अल्फा मान लो और एक बीटा मान लो आप। तो अल्फा जो है तो मैं 5 को मान लेता हूँ, अल्फा इक्वल्स टू 5 और बीटा इक्वल्स टू माइनस का 3। अब एक पॉलिनोमियल हमें निकालना था जिसका जीरोज क्या था? 2 अल्फा इंटू बीटा। तो 2 अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 10 और 2 बीटा इक्वल्स टू होगा क्या? माइनस का 6। तो हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। सो 10 माइनस का 6 दैट इज 4। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो 10 6 जा 60 माइनस का 60। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब सबको पता होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है इसका वो है 4, तो 4x और अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 अल्फा इंटू 2 बीटा वो जो वैल्यू है वो है कितना? तो 60, तो माइनस का 60। यही आपका आंसर है। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत और परेशानी की बात हो तो बता सकते हैं, बहुत आसान कंसेप्ट, यही आपका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन था, इसी का शायद और पार्ट है। यस, कह रहा था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। ओके, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपने एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना? एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है।
So let the larger number be x. Let the larger number be x. Larger number be x. हम लिख कर लेते हैं कि लार्जर नंबर जो हमारा वो x है एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। तो बच्चों क्या बोला, डिफरेंस जो है वो कितना है 180। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हैं 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है, तो y का स्क्वायर इक्वल होगा 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, मतलब 8x। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों हमारा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 180। 180 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसे आप सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हो आप, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो। तो फैक्टराइजेशन मेथड में यूज करने वाला हूँ। तो 180 लाना है तो 18 10 जा 180 होगा, 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 आएगा। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और माइनस का 180 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 10x माइनस का 180 इक्वल टू 0। अब इस दो में देखो आप ध्यान से, तो x कॉमन है तो x माइनस का 80 प्लस 10 कॉमन है तो x माइनस का 80 इक्वल टू 0। सो x माइनस 80 और दूसरा आपका टर्म बना x प्लस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x का दो वैल्यू आएगा, एक आप लिखोगे x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आया बच्चों 18, ये पहला आंसर है। दूसरा जो टर्म था वो था आपका x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना माइनस का 10, यहाँ पर लिख देना नॉट पॉसिबल, नेगेटिव नंबर नहीं लेना था, NP लिख देना शॉर्ट में, नॉट पॉसिबल। अब देखिए स्मॉलर नंबर कैसे पता चलेगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू था हमारा 8x, सो 8 इंटू 18 कर सकते हो आप। तो 18 8 क्या होता है 144, ये किसका वैल्यू आया वाई स्क्वायर का। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा प्लस माइनस रूट 144, दैट इज प्लस माइनस 12। बात आ रही है समझ में। सो देखिए स्मॉलर नंबर जो है हमारा वो कितना आएगा 12, 18 और 12, ठीक है, ये दोनों आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आप ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, करा इन द गिवन फिगर PQ इज अ chord ऑफ अ सर्कल एंड PT इज द टेंजेंट एट P सच दैट एंगल QPT इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ PRQ। सो बच्चों देखो यहाँ पर आप ध्यान से एक चीज़ को देखो, समझ में आएगा। OP जो है वो रेडियस है, ठीक है, और PT टेंजेंट है। तो इस ख्याल से एंगल OPT जो होगा, एंगल OPT जो होगा वो 90 डिग्री होगा। आप सबको पता है रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। सो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये हाफ 60 है तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अगर ये 30 है बच्चों तो ये भी एंगल 30 होगा। बात आ रही है समझ में आपको। सो एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इक्वल्स टू आप लिख सकते हो एंगल OQP। क्लियर है यहाँ तक। नाउ एंगल O प्लस O को भी आप ऐसे लिख सकते हो 3 में, जैसे POQ या QOP लिख सकते हो, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ, प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपको एक वैल्यू पता चल जाएगा, वो वैल्यू क्या है एंगल O का। सो एंगल O इज इक्वल टू होगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 30 दैट इज 60, तो कितना हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री जो है ये एंगल आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज़ 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, अब सबने पढ़ा होगा 9th क्लास में, कि सेंटर का जो एंगल होता है वो एंगल उसी मतलब क्वाड्रेंट में अगर बने तो सेंटर का एंगल डबल होता है। कुछ इस टाइप से फिगर होता है, सेम आर्क द्वारा अगर बनता है तो ये एंगल अगर बच्चों अगर 120 है तो यहाँ का एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 60। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख लो, लेट से n,
पी कुछ भी, पी तो है ही, एन पी क्यू आर और टी के अलावा कुछ भी रख सकते हो। सो एंगल पी एन क्यू जो है वो कितना हो गया 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? एंगल पी एन क्यू जो है वो कितना हो गया 60 डिग्री। नाउ एंगल पी एन क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप कहोगे सर ये कहाँ से आया? तो बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो है अपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहा है कहाँ पर, ध्यान से देखिए, पी आर क्यू एन या पी एन क्यू आर जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें अपोजिट एंगल जो होगा वो उसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? वही प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपको एंगल पी आर क्यू का वैल्यू पता चल जाएगा, 180 डिग्री माइनस पी एन क्यू 60 डिग्री। तो 180 माइनस 60 कितना हुआ बच्चों? 120 डिग्री। यही आपका आंसर है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इफ -3, 1, -2 and 5, 6 are the midpoint of the side of the triangle, then find the coordinate of the vertices of the triangle। अच्छा, ये सब जो है क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल का। तो चलिए सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं ट्रायंगल, उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट ही आपको दे रखा है, क्या क्या? -3, 2। इसके मिड पॉइंट से भी हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से बच्चों। तो सबसे पहले हमारा जो मिड पॉइंट है वो है -3, 2। यहाँ पर आप ले सकते हो -3, 2। दूसरा क्या है 1, -2, सो 1, -2। तीसरा क्या है 5, 6, 5, 6। नेमिंग कर सकते हो, लेट इट बी पी क्यू आर, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है इसका नाम हम रख देते हैं एक्स, वाई और जेड। क्लियर? इतनी बात आ रही है समझ में आप लोगों को, या यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो पी के कोऑर्डिनेट को मैं अगर x1 और y1 मान लूँ, q के कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लेता हूँ और r को x3, y3 मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो होगा क्या, ये जो कोऑर्डिनेट है x1 + x2/2 का वैल्यू कितना है 5, x1 + x2/2 इसका वैल्यू कितना है 5। सो यहाँ से आप x1 + x2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो 10 के। बात आ रही है समझ में? सिमिलरली यहाँ x2 + x3 का जो वैल्यू है वो -3 है। x2 + का x3 जो है वो कितना है बच्चों? तो -3/2 भी लिखना है आपको। सो x2 + x3 का वैल्यू -6, x2 + का x3 ये इक्वल हो जाएगा -6। बात आ रही है समझ में? ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो x1 + x3, x1 + का x3/2 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो x1 और प्लस का x3 जो है वो इक्वल होगा 2 के। सो सिमिलरली आप y का भी कर सकते हो, ठीक है ना। सिमिलरली क्या होगा, y का भी आप कर सकते हो। अब इस सारे इक्वेशन जैसे x वाले के इक्वेशन बन रहे हैं, 3-4 इक्वेशन बन रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखोगे तो, है ना। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो था हमारा x1 वाला उसको भी हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, फिर हम आपको सॉल्व करके दिखा देंगे इजीली। x1 + x2 जो है वो कितना आएगा? -10। x1 + x2 10 है। सो x1 + x2 जो है बच्चों वो कितना है? तो 10। यहाँ से चाहो तो आप x1 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। x1 का वैल्यू क्या आएगा? 10 - का x2। क्लियर? अब जहाँ जहाँ x1 है वहाँ पर वो वैल्यू आप रख सकते हो, ठीक है ना। तो x1 की जगह पे यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। x1 का वैल्यू कितना? 10 - का x2, ठीक, और प्लस का x3 इक्वल्स टू कितना? 2।
सो 10 को आप अगर ले जाओगे राइट हैंड साइड में तो ये इक्वेशन आपका बनेगा x3 माइनस का x2 इक्वल्स टू 2 माइनस का 10 दैट इज माइनस का 8। और ये इक्वेशन आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए पहले से है क्या, x3 प्लस का x2 इक्वल्स टू माइनस का 6। इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ये कट गया तो 2x3 इक्वल्स टू कितना, माइनस का 14। सो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। सो x3 का वैल्यू कितना आया, माइनस का। तो x3 का वैल्यू आपको पता चल गया, x3 कितना, तो माइनस का 7। ऐसे ही आप वैल्यू आप पुट कर दोगे तो x1 का वैल्यू पता चल जाएगा आपको, x1 हो जाएगा आपका 9 और x2 जो है आपका वो 1। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए ऐसे ही आप y सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व कर लिया है, सॉल्व करके देख लिया है। तो y1 का वैल्यू 2 आ रहा है, y2 का वैल्यू 10 आ रहा है और y3 का वैल्यू जो है आपका माइनस का 6 आ रहा है। क्लियर। सो अब जो है आप आराम से कोऑर्डिनेट बना सकते हो। तो कोऑर्डिनेट हमारा p का कोऑर्डिनेट आएगा 9,2, ठीक है। q का कोऑर्डिनेट आएगा हमारा 1,10 और c का कोऑर्डिनेट आएगा -7, माइनस का 6। सो आसान कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है इफ 10a इक्वल्स टू n 10b एंड sin a इक्वल्स टू m sin b देन प्रूव दैट cos स्क्वायर a। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। इफ 10a इक्वल्स टू n 10b एंड sin a इक्वल्स टू m sin b देन प्रूव दैट cos स्क्वायर a इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको हम लिखने वाले हैं। क्या गिवन है, तो क्वेश्चन दिया है 10a इक्वल्स टू 10b, 10a एक बार जो गिवन है वही लिख देते हैं हम, इक्वल्स टू 10b, nb है बच्चों। सो देखिए 10b को हम लिख सकते हैं 10a इज इक्वल्स टू n और 10b को cot b। क्लियर। सो अब इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए, उल्टा कर दे तो cot b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cot b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका n अपॉन में 10a। कोई दिक्कत, n अपॉन में 10a। सिमिलरली यहाँ पर गिवन है आपका sin a इक्वल्स टू m sin b। तो यहाँ से अगर हम sin b का निकालना चाहें तो sin a इक्वल्स टू लिख सकते हैं m और sin b को लिख सकते हैं हम cosec b, cosec b। तो cosec b इक्वल्स टू होगा m बाई sin a। क्लियर। चलिए अब एक फार्मूला आपने सबने पढ़ा होगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सो cosec स्क्वायर b माइनस cot स्क्वायर b इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब cosec b का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है। cosec b का क्या वैल्यू है, तो m बाई साइन a इसका होल स्क्वायर माइनस cot b का क्या है, तो n बाई 10a इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 1। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दीजिए तो m स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू कितना 1। अच्छा अब 10 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। सो कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, m स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a बाई साइन स्क्वायर a। बात आ रही है समझ में, इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से एलसीएम लोगे आप तो साइन स्क्वायर यही आएगा, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई भी। सो m स्क्वायर माइनस साइन माइनस जो है बच्चों n स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, उसको आप राइट हैंड साइड ले जाइए
तो कॉस स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बात आ रही है समझ में? माइनस था ये प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी की बात तो बताइए। अब देखिए ये जो 1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो एम स्क्वायर माइनस 1 होगा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा एन स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर? सो आप कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1। यही हमें प्रूव करना था। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 यही प्रूव करना था बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर के टॉप का वो 30 डिग्री आपको दे दिया है। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, यदि ऑब्जर्वर 20 मीटर टावर्स की तरफ जाता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीजेज बाय 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इंक्रीज कर जा रहा है एंगल। तो पहले 30 था 15 इंक्रीज किया तो कितना हो गया बच्चों 45। क्लियर है? देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको टावर का हाइट निकालना है, बहुत आसान। सबसे पहले सपोज कीजिए कि ये एक टावर है, और ये ऑब्जर्वर है। पहले एंगल कितना था टॉप से? तो 30 डिग्री। ये लीजिए 30 डिग्री एंगल हम बना देंगे। ये रहा हमारा एंगल 30 डिग्री। क्लियर? आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री। लेट इट बी ए बी और इस पॉइंट को सी लेट कर लेते हैं। क्लियर? ओके। आप कह रहे हैं ऑब्जर्वर 20 मीटर जब जाता है टावर की तरफ तब एंगल कितना बन रहा है 45। सो सपोज कीजिए यहाँ पर आ रहा है ऑब्जर्वर, तो ये एंगल आपका बन रहा है 45। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। सो सबसे पहले छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख देना आप, लेट ए बी इज अ टावर। बस इतना ही लिखना है। नाउ इन ट्राइंगल, अब बच्चों ये जो आप पॉइंट देख रहे हो इसको लेट इट बी डी। तो सी डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 20। ठीक है ना? सो इन ट्राइंगल ए बी सी टेन 30 डिग्री। सो टेन 30 का वैल्यू इक्वल्स टू होगा बच्चों ए बी अपॉन में बी सी। क्लियर है? ओके। टेन 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3। सो 1 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू ए बी नहीं पता था आपको, बी सी को आप लिख सकते हो 20 प्लस का, ध्यान से देखो, बी सी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी। सो सी डी का वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस का बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए बी √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस का बी डी। यहाँ से अगर हम ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ए बी इक्वल्स टू होगा 20 प्लस का बी डी बाई √3। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ध्यान से देखिए क्या बन रहा है। तो ट्राइंगल है हमारा ए बी डी, ये वाली ट्राइंगल ध्यान से देखिए ए बी डी, जिसमें 1045 लगाना है आपको। तो इन ट्राइंगल ए बी डी 1045 इज इक्वल्स टू होगा बच्चों ए बी बाई बी डी। अब 1045 का वैल्यू होता है 1। सो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया ए बी अपॉन में बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी डी। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? आई थिंक नो। अब देखिए ए बी इक्वल्स टू बी डी जो है यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो बी डी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो ए बी लिख सकते हो। क्लियर है? सो ए बी √3 इज इक्वल्स टू था 20 प्लस का बी डी, तो बी डी की जगह पे आपको ए बी लिखना है। अब ए बी को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। सो ए बी √3 माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 20। ए बी को कॉमन निकालना है। सो √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20। तो ए बी दैट इज द हाइट ऑफ द टावर, ये होगा 20 बाई √3 माइनस का 1। अब बच्चों इसको रेशनलाइज कर दो आप, तो √3 प्लस 1, नीचे भी होगा √3 प्लस 1। सो ए बी इज इक्वल्स टू 20 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे आप ध्यान से देखोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1।
सो 20 × √3 + 1/3 - 1 2 होगा। सो 2 1 2, 2 10 20। सो आपका हाइट ऑफ द टावर आएगा 10 × √3 + 1। यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + y = 6 एंड 2x - y + 2 = 0। सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बच्चों पहला इक्वेशन जो है आपका वो है 2x + y = 6, इक्वेशन 1। अब ग्राफ खींचने के लिए मैं कहता हूँ बच्चों को कि बहुत सिंपल होता है, दो वैल्यू निकालना है आपको। एक बार क्या करना है, x 0 रखना है और एक बार y 0 रखना है, सबसे इजीएस्ट मेथड। तो x = अगर आप 0 रखते हो तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो y = कितना आएगा 6। तो आप लिखोगे x 0 y 6। अब y = अगर आप 0 रखते हो तो 2x = 6। तो 2x = 6। तो यहाँ उससे बच्चों x का वैल्यू आएगा 3। 2 1 2, 2 3 6 होता है। सो x = कितना 3। तो आप लिखोगे y का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 3। देखिए कितना सिंपल हो गया। सेम काम इक्वेशन 2 में भी करना है। इक्वेशन 2 क्या है आपका, 2x - y + 2 = 0। 2x - y + 2 = 0। सो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2x - y = -2। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। सेम फिर वही बात, 2/2 का कमरा बनाना है आपको। x y दो वैल्यू चाहिए। अगेन सेम ट्रिक यूज़ करना है आपको, x का वैल्यू 0 यूज़ करना है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो x और y का वैल्यू 0 रखने पर वैल्यू आ रहा है। कुछ ऐसे होता है जहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है वो डिवाइड नहीं होता है। जैसे यहाँ पर सपोज करो 3x = 2 होता है तो क्या करें इसमें, तो अगर y + y मान लो तो y का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो इसको तो रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, ऐसे ही वैल्यू लेना है जो ताकि आपका होल नंबर में आए x और y का वैल्यू। ठीक है, वहाँ पर आप 0 ना लेकर के कोई और वैल्यू चूज कर लेना। यहाँ पर तो देखो 0, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सिंपल ही आता है ताकि बच्चे आसानी से रिप्रेजेंट कर पाए। तो देखो x का वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो 0 - y = -2, जब -y = -2, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू 2। सो x 0 y 2। दूसरा y = 0 मैंने बोला आपको लेने के लिए, तो 2x = होगा -2, 2 1 2। सो x का वैल्यू कितना है -1, y 0 x का वैल्यू -1। ये हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपका y एक्सिस, सपोज कीजिए ये x एक्सिस 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 और ये 3, -1 -2 -3। अब बच्चों देखो पहला वैल्यू जो है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान से देखिए x का वैल्यू जो है 3, ये दिख रहा है आपको, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 6। कर दो इंडिकेट, x का वैल्यू 3 मतलब ये वाला पॉइंट, इसको क्या लिखोगे आप 3,0 और y का वैल्यू 6 और ऊपर ले जाना था हमें। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 6 आ जाएगा, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर लिखेंगे 0,6। अब इस दोनों को ज्वाइन कर देना है आपको कुछ इस टाइप से। दूसरा इक्वेशन में आए तो क्या लिखा था 2, -1, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2। x का वैल्यू -1 मतलब बच्चों ये, और y का वैल्यू 2 मतलब ये। इसको भी ज्वाइन करना है आपको, क्लियर, ऐसे ज्वाइन कर देना है। इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखोगे, x का वैल्यू -1 है, सो -1, 0, और इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखोगे तो 0, 2। अब देखिए हमारा एरिया क्या बन रहा है, ये वाली पार्ट देख रहे हो आप, ये पार्ट बना हमारा एरिया। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो लेट इट बी ए, इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ और इसको सी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बच्चों तो बी सी, बेस की बात करें तो 4 होगा। ये देखो ये 3 और ये 1 4, सो 4 इंटू हाइट, हाइट की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्लियर कट दिख रहा है 3 के पास ये कट रहा है। किसके पास कट रहा है 3 के पास,
ठीक है। अब ग्राफ पे करते तो एग्जैक्ट पता चलता, यहाँ पर एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, वो मैं वैसे कर रहा हूँ। वैसे मैंने 2 और 3 के बीच में बहुत ज़्यादा गैप ले लिया है, सो लेट इट भी हमें लगता है 4 पे कटना चाहिए था, या जिस पे भी कटेगा ग्राफ कॉपी पे आपको क्लियर पता चलेगा। नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो कितना आया 6 यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट। आप ग्राफ कॉपी यूज कीजिए तो आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी का एक और पार्ट है। कह रहा है प्लेस P1 एंड P2 आर 250 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो प्लेस है P1 और P2 जिसके बीच की दूरी कितना दे दी आपको, 250 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ नेशनल हाईवे। अ कार स्टार्ट फ्रॉम P1 एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम P2 एट द सेम टाइम। अब कह रहा है दो कार है, एक P1 से स्टार्ट हो रहा है, एक P2 से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन देन दे मीट इन 5 आवर। ये दोनों अगर सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे तो कितने देर में मिल जाते हैं, 5 घंटे में। इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, दे मीट इन 25/13 आवर। तो कह रहा है आपको कि स्पीड क्या होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट द स्पीड ऑफ कार let the speed of car starting from point A या प्लेस P1 ऐसे लिख सकते हो आप, इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। सेकेंड, स्पीड ऑफ कार starting from place P2 is equals to y किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? मेरे ख्याल से नहीं। अच्छा, सो बच्चों देखो, कह रहा था क्या कि दोनों, सबसे पहले क्वेश्चन पे एक और बार चलते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा था, यहाँ पर देखिए, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो देखिए एक का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, एक का कम होना चाहिए। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, तभी तो एक दूसरे से आगे निकलेगा। अगर सेम डायरेक्शन में बंदा जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड में वेरिएशन होगा, तभी तो आगे पीछे निकलेंगे। अगर सेम स्पीड होगा तो फिर पता ही आपको, आसानी से साथ साथ ही जाएंगे। तो दोनों के स्पीड में वेरिएशन, से मान लो x जो है, जो कार P1 से स्टार्ट हो रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो क्या होगा x माइनस वाई। कितने देर में मिल रहे थे, 5 घंटे में, और डिस्टेंस कितना है आपका 250। सो 250 अपॉन में 5 लिख सकते हो, तभी तो स्पीड बनेगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो डिस्टेंस हमारा 250, टाइम लग रहा था 5 आवर, काट दो, तो x माइनस वाई कितना हो गया 5। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। अच्छा, अब कह रहा है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो दोनों मिल करके इसका मतलब 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब x प्लस वाई, ये स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम करेंगे तो स्पीड निकलेगा। सो 250 डिवाइडेड बाई 25 अपॉन में 13। सो x प्लस वाई आएगा बच्चों, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 250 अपॉन में 1 इंटू 13 अपॉन में 25। सो 25 10 जा कितना आया 130। बात आ रही है समझ में? सो अब दो इक्वेशन आपको मिल गया, एक x प्लस वाई इक्वल टू 130, दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू मिला था आपको 50। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 2x इक्वल टू होगा 180। 2 1 जा 2, 90 2 जा 180। सो x का वैल्यू कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब x प्लस वाई 130 है, तो y का वैल्यू कितना होगा, ऐसे पता चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। कर लोगे आप लोग, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल डी सी। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, सो लेट इट बी ए बी सी डी ई एफ, ये लीजिए ई एफ पैरेलल, सो दैट ए ई बाई ई डी जो है वो बी एफ बाई एफ सी होगा, ये आपको शो करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर रखा है बच्चों, ए और सी को मिला दिया है, ठीक है। किसको मिला दिया, ए और सी को। सबसे पहले लिखोगे आप गिवन दैट
गिवन दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच क्या दिया आपको, AB पैरेलल है किसके, CD के, और EF पैरेलल है AB के। कोई दिक्कत? अच्छा, प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है AE बाई ED। लिखेंगे टू प्रूव AE बाई ED इज इक्वल्स टू BF बाई FC। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में जो मैंने आपको बताया वो लिख देना आप, ज्वाइन A टू C। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो ज्वाइन A टू C। कोई दिक्कत? नाउ प्रूफ की बारी आ गई। अब प्रूफ की बारी आ गई तो देखिए ध्यान से, ये जो EF था बीच में आप चाहो तो M या N कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है। सो देखिए इन ट्राइंगल ADC EM जो होगा वो पैरेलल होगा CD के, क्योंकि AB जो है वो पैरेलल था CD के और दूसरा AB पैरेलल था EF के। इसका मतलब ये कि हमारा जो CD है वो पैरेलल होगा EF के। इस दो कंडीशन को देखिए, ये कंडीशन और ये कंडीशन, यहाँ पे अगर कंपेयर कर दोगे आप तो AB कैंसिल समझो, तो क्या बचा, EF जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के। आप चाहो तो लिख सकते हो वहाँ पर। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट मैं जहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर आप लिख सकते हो कि AB जो है वो पैरेलल है CD के एंड AB पैरेलल EF, देयरफॉर CD पैरेलल EF। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अब अगर EF पैरेलल है CD के तो बेटा हमने जो M पॉइंट लिया है EM, ये भी पैरेलल होगा CD के। इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि पूरी लाइन अगर पैरेलल है तो लाइन अगर छोटा ले रहे हैं तो भी पैरेलल ही होगा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC में EM जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के। सो देयरफॉर क्या बनेगा आपका, AE बाई ED इज इक्वल्स टू AM बाई MC। देखिए तो ध्यान से एक बार, AE ये BPT है बच्चों, तो AE बाई ED AM बाई MC के। क्लियर? कोई दिक्कत और परेशानी? आप लिख देना बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ट्राइंगल आप ध्यान से देखोगे तो ABC में क्या होगा आपका, MF जो है वो पैरेलल है किसके, MF किसके पैरेलल है, AB के। अच्छा, अगेन BPT लगाना है आपको, अगेन क्या लगाना है, BPT। सो अगेन BPT लगाओगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, इसमें भी होगा AM बाई MC इक्वल्स टू BF बाई FC। तो लिख दीजिए AM बाई MC इज इक्वल्स टू BF बाई FC बाई BPT। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। अब इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, जस्ट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। सो यू विल गेट AE बाई ED इज इक्वल्स टू BF बाई FC। सो आपको लिखना है कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। सो फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या दिख रहा है, AE बाई ED इज इक्वल्स टू BF बाई FC। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35। करेक्ट, फाइंड द अननोन एंट्री ABCDE एंड F इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास। आपको हाइट दे दिया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों दे दिया है। यहाँ पर ABCDE जो जिसका वैल्यू नहीं गिवन है वो निकालना है। सो बच्चों आप सबको याद होगा कि फ्रीक्वेंसी से अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बनाना है तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होता है, ये आप सबको पता है। मतलब 12 जो है यही 12 आता है यहाँ पर,
दूसरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाता है। तो इस प्लेस पे क्या होगा, 12 प्लस का बी, उसमें 10 ऐड करना है तो ये 22 प्लस का बी होगा। उसमें डी ऐड करना है तो 22 प्लस बी प्लस का डी होगा। बात आ रही है समझ में? इस प्लेस के लिए ये प्लेस कौन सा होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ई भी ऐड करना है आपको, तो 22 प्लस बी प्लस डी प्लस का ई। क्लियर? और इसमें लास्ट वाला जो है वो क्या होगा, तो 22 प्लस 2 24, सो 24 प्लस बी प्लस डी प्लस का ई। क्लियर? अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट किया है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट किया है कहाँ से, फ्रीक्वेंसी से। बट आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, जस्ट मिनट, ये देखिए ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को कंपेयर करते चलेंगे, कंपेयर करने से हमें वैल्यू पता चलेगा। सो सबसे पहला यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू आपको पता चल गया कितना, 12, पहला आंसर हो गया। फिर दूसरा देखिए 12 प्लस बी का वैल्यू कितना, 25। तो आप लिखोगे 12 प्लस बी इज इक्वल टू 25, तो बी का वैल्यू आएगा बच्चों 25 माइनस का 12, कितना है आंसर, 13। तो दूसरा आंसर भी आ गया। क्लियर? अब तीसरा, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 22 प्लस बी, ये किसके इक्वल है, सी के। तो 22 प्लस बी, 22 प्लस बी इक्वल है सी के। तो 22 अब प्लस बी का वैल्यू 13 इक्वल्स टू सी। तो सी का वैल्यू कितना आया, आप कहोगे सर 35, बिल्कुल सही। तो यहाँ ए बी सी का वैल्यू हमने पता कर लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 22 प्लस बी प्लस डी जो है वो इक्वल है किसके, तो 43 के। लिख दो फटाफट, 22 प्लस बी प्लस डी ये इक्वल्स है किसके, 43 के। तो ये तो वैल्यू ऑलरेडी पता चल गया आपको कितना, 35 है। सो 35 प्लस डी इक्वल्स टू 43। तो डी का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 43 माइनस का 35, 8 आएगा। सो डी का वैल्यू आपको पता चला। सिमिलर मैनर में आप ई और एफ भी निकाल सकते हो। क्लियर? यहाँ पर देखिए आपका रहा है 48 वैल्यू है ई का, यहाँ पर 48। तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई। हाँ, तो 22 प्लस बी प्लस डी ये आपको पता चल गया था कितना, 43 है। तो ई का वैल्यू कितना होगा, 48 माइनस 43 दैट इज 5 हो जाएगा। क्लियर? निकाल सकते हो आप। ऐसे ही नेक्स्ट 24 प्लस बी प्लस डी प्लस ई किसके इक्वल है, तो 2 के। ये सारे वैल्यू जो है 48 है, तो 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 50। सो एफ का वैल्यू कितना आएगा, 50। क्लियर? कर लोगे आप लोग? आसान था, बिल्कुल आसान, इससे आसान और क्वेश्चन हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मीडियन निकालना है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं लिखा है। 0 to 8 है पहला, दूसरा 8 to 16 है, 16 to 24, 24 to 32, 32 से 40 और 40 से 48, 40 से 48। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लिखा है 8, 10, उसके बाद 16, 24, 15 और 7। सो देखिए सबसे पहले हमें सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो 8 एज इट इज रहेगा, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 16, 18 प्लस 16 हो जाएगा आपका 34, 34 प्लस का 24 तो 58, 58 प्लस का 15 73, 73 प्लस का 7 80। अब हमें निकालना क्या है, n/2। सबसे पहले n/2, n क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो 80 है। तो 80/2 निकालोगे कितना हुआ बच्चों, 40। सो 40 से जस्ट बड़ा हमें क्या देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो 40 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर 58 है। तो ये क्लास इंटरवल जो है हमारा यही होगा मीडियन क्लास। सो आपको मीडियन क्लास पता चल गया, कितना है मीडियन क्लास, आप कहोगे सर 24 से लेकर के 32, ये हमारा मीडियन क्लास है। अब एल का वैल्यू, एल होता है लोअर लिमिट, एल हो जाएगा आपका 24। दूसरा चाहिए n/2, तो n/2 तो ऑलरेडी पता चल गया 40। तीसरा सी एफ चाहिए, तो सी एफ आपका दिया है यहाँ पर कितना, तो सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले। तो 58 से जस्ट पहले क्या है, 34, सो 34। एफ का वैल्यू पता चल गया ऑलरेडी 24 है। और एच कितने का डिफरेंस, आपको हो गए सर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 8 का है। चलिए मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। सो एल का वैल्यू
24, सो 24 प्लस n/2 मतलब 40 माइनस का CF इज 34, सो 34 बाई F मतलब 24 इंटू 8, सो 24 प्लस 40 माइनस 34 आप करते हो तो 6 अपॉन में 24 इंटू 8, सो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6, सो आपका आंसर आएगा 26। नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन ई, और मैंने आपको बताया था जैसा कि पहले एक वीडियो में बता दिया था कि सेक्शन ई जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, और इजी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम एक साथ मतलब 4-5 सेट के जो स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसको एक वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।